धन्यवाद पंकज भाई। हम बात कर रहे हैं बिहार में राहुल गांधी के सक्रिय होने की। हम बात कर रहे हैं पिछले 5 महीने में 4 दौरे की, और जो सारे के सारे जो दौरे हैं राहुल गांधी के, वो दलितों के आसपास घूम रहे हैं, दलित राजनीति के आसपास मंडरा रहे हैं। इससे क्या भाजपा की नींद उड़ी हुई है, या उनके घटक दल खासकर जो राजद है वो परेशान है? क्योंकि राहुल गांधी जो है वो एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं कर रहे हैं ग्राउंड पे। अगर आप बात करें राजद की, आप बात करें कांग्रेस की, तो दोनों पार्टियां आपको ज़मीन पे दलितों पे डोरे डालते हुए दिखेंगी। जो जानकार हैं उनका मानना है कि ये कांग्रेस की एक कवायद है सीटों के लिए दबाव बनाने के लिए, राजद पर खासकर। पिछले बार अगर 2020 की आप बात करें तो 2020 में 70 सीटों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। 70 में 19 सीटें कांग्रेस ने अपने खाते में की थी, यानी कि बहुत ही पुअर, बहुत ही बुरा स्ट्राइक रेशियो था। और राजद इस बार उतनी सीटें देने के मूड में दिखती नहीं है। उसका मानना है, राजद का मानना है कि अगर पिछले बार कांग्रेस ने अपना स्ट्राइक रेट अच्छा किया होता तो शायद वो सरकार में होते, पिछले बार राजद की यहाँ सरकार होती। और इसी कारण से कांग्रेस जो है वो खासा एक्टिव दिख रही है ग्राउंड पे। और जो दो सबसे बड़ा तबका है वोटरों का, चाहे वो दलित हो या ईबीसी हो, उसी के आसपास वो लगातार घेरा बनाए हुए हैं। इसी पे हम विस्तार से चर्चा के लिए अमिताभ तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, देश के जाने माने नाम हैं, और राजनीतिक पार्टियां कैसे बिहेव करती हैं, किन मुद्दों पे बिहेव करती हैं, इसी के ये खासे एक्सपर्ट हैं। तो अमिताभ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस खास शो में। पहली शुरुआत जो है वो राहुल गांधी के दौरे से। अमिताभ भाई, ये लगातार जो है, ये जितनी बार भी यहाँ आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उनका जो भी दौरा है वो सीधा का सीधा जो है वो दलितों के आसपास घूम रहा है। तो आपको लगता है कि इससे बीजेपी ज़्यादा परेशान होगी, या जो राजद है, जो उनके सहयोगी दल हैं, उनकी भी नींद उड़ेगी इससे? ये देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक है कि महागठबंधन को अगर ये चुनाव जीतना है तो कहीं ना कहीं ईबीसी और दलित वोट बैंक, इन दोनों वोट बैंक्स में उसे सेंध मारनी पड़ेगी। अगर आपको 2020 का आंकड़ा बताऊं तो 40% सपोर्ट एनडीए को, 25% महागठबंधन को और 35% अदर्स को दलित का सपोर्ट मिला था। उस वक्त एलजेपी अलग से लड़ रही थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को दुसाध पासी समाज और अदर एससी समाज में 19 और 18% का लॉस झेलना पड़ा था, और वहीं इंडिया ब्लॉक का 28 से 29% इन दोनों समाज में बढ़ा था। तो कहीं ना कहीं एमजीबी और कांग्रेस आरजेडी दोनों को दिख रहा है कि दलित समाज का वोट लिए बिना अब ये चुनाव जीता नहीं जा सकता। अब बात आती है कि अंदरूनी जो इश्यूज चल रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस के बीच। अब हम सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्राइक रेट था 2020 के चुनाव में वो 30% से भी कम था। अगर वो सिर्फ 10 सीटें और जीतती तो महागठबंधन की सरकार बनती। 70 सीटों पर पिछली बार वो चुनाव लड़ी थी, और आरजेडी इस बार उन्हें 40 से 50 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक मजबूत पार्टी दिखाने का एक जो परसेप्शन है वो शो कर रही है यहाँ पर। पहले एक जी बिल्कुल, वही मेरा सवाल भी अमिताभ वही था आपसे, कि क्या ये वोटरों को, जब हम बात करते हैं दलित वोटर या ईबीसी वोटर, उनको जीतने की कवायद है, कि सिर्फ और सिर्फ जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की संख्या उनके खाते में आ जाए, उसके लिए इतनी जद्दोजहद की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, दोनों ही बातें हैं। और अभी आप इसको पॉस्चरिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में अभी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं ये भी न्यूज़ है कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी को एज ए सीएम फेस लेकर के चुनाव में नहीं जाना चाहती। तो कहीं ना कहीं सीएम फेस और सीट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के ऊपर आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी है। तो कांग्रेस पार्टी को ये आगाज है कि हमारी सीटों का इस बार कम, या आरजेडी जो है उन्हें कम सीटें ऑफर कर सकती है, इसलिए वो दिखाना चाह रही है। हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ एक यात्रा कन्हैया कुमार ने शुरू करी। अब ये दलित समाज के लिए राहुल गांधी 4-5 बार वहां जा चुके हैं। तो पार्टी अपने आप को मजबूत दिखाना चाह रही है, ताकि हम कमजोर नहीं है, और 70 सीटें जो वो पिछली बार लड़ी थी उससे कम पे वो ना माने, और इस अलायंस में, क्योंकि वीआईपी भी आ रही है
और वीआईपी हो सकता है अमिताभ कि सीटें ले लें। जी बिल्कुल बिल्कुल, वीआईपी भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने की कोशिश करेंगे। अमिताभ, एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो ईबीसी और दलित वोटों की जो कवायद है जिसमें दोनों ही खेमे लगे हुए हैं, और हमने देखा भी कि लोकसभा में कैसे उन्होंने संख्या बल को इधर से उधर कर दिया, जो संख्या थी वो एनडीए और इंडिया अलायंस की संख्या को इन्होंने शिफ्ट कर दिया ईबीसी और जो दलित वोटर्स हैं। आपको लगता है कि जो दोनों खेमे इनके पीछे पे लगे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है? जो आपके जो कमिटेड वोटर्स हैं या जो कमिटेड तबका है उसे लगता है कि अब उसकी पूछ नहीं है, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाता है, लोग नाराज भी होते हैं इससे, और ये एक तरह से बैकफायर भी कर जाता है कहीं ना कहीं। अब देखिए, अगर महागठबंधन की बात करें तो उनका कोर वोट मुस्लिम यादव समाज वोट है। अब मुस्लिम समाज वोट मोस्टली एमजीबी के साथ है, उसमें उतना काउंटर प्रोडक्टिव हो नहीं सकता है। हाँ, यादव समाज और ईबीसी के बीच एक तनातनी वहाँ एक सोसाइटी में है, तो अगर आप ज़्यादा ईबीसी समाज का वोट लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि यादव समाज का वोट आपसे छिड़क सकता है। लेकिन वहाँ भी क्योंकि यादव समाज के सबसे बड़े लीडर तेजस्वी यादव और लालू यादव परिवार है, तो वहां भी महागठबंधन को लगता है कि ये लो रिस्क स्ट्रैटेजी है, इसमें यादव समाज का वोट जो है वो लार्जली इनके पास ही रहेगा, और थोड़ा बहुत भी अगर ईबीसी वोट में सेंध मार पाए तो हो सकता है कि उन्हें ये इस चुनाव में फायदा हो जाए। हालांकि ईबीसी और दलित दोनों समाज जो है वो हिस्टोरिकली बीजेपी को और जेडीयू को यानी एनडीए को वोट वहां पर करते रही है। जी चलिए अमिताभ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जो आपको कवायद दिख रही है, चाहे वो आप बात करें राहुल गांधी की या बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और या बीजेपी के और भी जो बड़े नेता हैं जिनका लगातार बिहार में दौरा हो रहा है, तो आप देखेंगे कि जो उनकी जो एफर्ट है, उनकी जो कवायद है, वो दलित और ईबीसी वोटरों के पीछे है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने खेमे में करने की। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कैसे उन लोगों ने संख्या बल जो है, लोकसभा की जहाँ तक बिहार की बात करें तो संख्या बल को इधर से उधर कर दिया, तो वो कवायद आपको आगे और भी देखने को मिलेगी।